नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरह से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये जो उत्साहवर्धन है आप बनाते रहिए, लागू रखिए, जारी रखिए और हमारे परिवार के हिस्से को मजबूत करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अब आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होने में, विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं। 2011 से, 2016 में, 2021 में। और 2011 में जब वो आई थी तो लेफ्ट पार्टीज का 34 साल का जो राज था उसे उन्होंने खत्म किया था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टीज के शासन को खत्म किया जा सकता है। ज्योतिर्मय बसु सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे वहां पर। उसके बाद भी चलता रहा लेफ्ट का शासन और आज की तारीख में यह हालत हो गई है कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट को और कांग्रेस को वहां इररिलेवेंट कर दिया है। एक नई ताकत के तौर पर वहां पर उभर कर आई है भारतीय जनता पार्टी, जो 2014 के चुनावों में 2 सीटों पर लोकसभा में थी और फिर वो 18 पर पहुंची, फिर 12 पर पहुंची और विधानसभा चुनावों में 77 तक पहुंच गई पिछले चुनावों 2021 के चुनावों में। हालांकि उस समय अमित शाह साहब ने 200 का टारगेट रखा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब इन चुनावों में क्या होगा? क्या ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टीज के तरह से लगातार एक लंबा शासन देने के लिए तैयार है? क्या जो सब नेशनलिज्म, बंगाली अस्मिता का जो नारा है उसके भरोसे वो चलना चाहती है, महिला वोटर्स के भरोसे चलना चाहती है, या जो अपनी ताकत है क्षेत्रीय, खासतौर से क्षेत्रवाद की जो राजनीति है उनकी। हालांकि ममता बनर्जी पिछले काफी समय से दिल्ली और वेस्ट बंगाल के बीच में घूम रही है। उनका इंटरेस्ट दिल्ली में भी रहा, जो इंडिया ब्लॉक बना तो उसमें काफी समय से बात हुई कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। लेकिन अभी तो चुनाव है विधानसभा का और क्या ममता बनर्जी चौथी बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीतने वाली हैं या भारतीय जनता पार्टी इस बार जो अपनी मुराद है वो पूरा कर पाएगी? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी जी। खुद सेफोलॉजिस्ट है, लगातार देश भर में हिंदुस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको बहुत करीब से देखते हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो वोट वाइब है लगातार काम कर रहा है, इस पर ट्रैक कर रहा है और अभी एक, हालांकि समय हुआ नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन जिस तरह से आपने ट्रैक किया, क्या कहते हैं आपके नतीजे? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो चौथी बार यहाँ पर फिर से सरकार बनाएगी? नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे। जैसा आपने कहा कि वेस्ट बंगाल चुनाव में अभी लगभग 10 महीने के करीब का समय है। अब इस सर्वे में हमने कोई सीटों की व्याख्या नहीं करी है, बिकॉज़ अभी सीट और वोट शेयर डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स वगैरह भी नहीं हुए हैं। जी। लेकिन क्योंकि लगभग 14 साल से अब सरकार है, तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ डेवलप होनी शुरू हो गई है, जी। जो कि हम बिहार में भी देख रहे हैं, जो कि हमने 2024 लोकसभा में भी देखा। एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। आप उसको नाराजगी नहीं बोल सकते। ये भी होता है कई बार कि एक्सपेक्टेशन से शायद खरी ज्यादा ना हो और हो खरा जाती ना है, उतने, तो उससे लेकिन भी आपने थोड़ा भी एंटी बहुत इनकम्बेंसी शुरू सर हो। बहुत ज्यादा दिखाई है। 53.2%, 53.2% एंटी इनकम्बेंसी है और उसमें भी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी 34.4%। करेक्ट। तो सर, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स जैसे आपने व्याख्या करी, अब 2011 में जब लेफ्ट हारी, तो लेफ्ट और टीएमसी प्लस कांग्रेस का एक अलायंस हुआ करता था। अब पिछले 10 साल में, यानी 2016 तक के चुनाव में अगर आप देख लें, सॉरी 2021 तक के चुनाव में अगर आप देख लें, तो पूरा का पूरा समीकरण वहां पे जो बाइपोलर लेफ्ट वर्सेस ममता था, अब वो लेफ्ट वर्सेस बीजेपी बीजेपी का। हो। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइपोलैरिटी है स्टेट में। लगभग 35 से 40% वोट शेयर ऑपोजिशन और 45% के आसपास टीएमसी का है। तो तभी हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर दोनों तरफ की बातें, यानी एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए,
लोग नाराज हैं सरकार के परफॉर्मेंस से या नहीं है। काफी पोलराइज्ड वहां पर एक माहौल भी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक पॉलिटिक्स है वहां पर, जिसकी वजह से दोनों ही पॉकेट जो हैं, भाजपा और टीएमसी, उनका एक डिफाइंड वोट ब्लॉक है और सरकार के खिलाफ नाराजगी है वहां पर। बट सरकार जो है वो सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है। सरकार का मतलब ममता बनर्जी प्लस मिनिस्टर्स प्लस टीएमसी के एमएलए प्लस ब्यूरोक्रेसी प्लस ऑफिसर्स, ये जी पूरा एक, जिसको मिलकर। मैं कहता हूँ लगभग 5 लेयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ होती है। तो जैसा हम आगे देखेंगे सवालों में कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है, इसका मतलब एमएलए, ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन ममता बनर्जी की पोजीशन जो है वो काफी स्ट्रांग है। जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो 41% ममता बनर्जी का नाम कहते हैं और 41.7% है, और ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से डबल है। डबल 24%। 20% है, 20% के करीब है। और आप सारे बीजेपी लीडर्स को भी जोड़ दें, अगर वो भी सुकांता 30% होता है वो। और दिलीप घोष को भी जोड़ दें तो 34% होता है, और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी 46%। जी। अब यहाँ पे बात है कि आज भाजपा जो है बंगाल में कहीं ना कहीं एक बोरोड लीडरशिप है टीएमसी से, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां से आए हैं, टीएमसी से आए हैं भाजपा में, और भाजपा के अंडर एक टीएमसी बीजेपी है और एक बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी। तो अगर आप देखें तो जैसे ही हम, क्योंकि मैं जंप कर रहा हूं सवाल को क्योंकि डिस्कशन जी जी जी। लिंक करने के लिए, कि हम जब पूछ रहे हैं कि भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो 2016 में अगर हम ये सवाल पूछते और बहुत सारे सर्वेज में जब ये पूछा भी गया, तो सबसे जो बढ़ चढ़कर बात आई वो आई कि भाजपा यहाँ के कल्चर को नहीं समझती, भाजपा बंगाल को नहीं समझती, है ना। और एक भाजपा एक आउटसाइडर पार्टी, एक खासतौर से इनसाइड, भद्रलोक को लेकर काफी चर्चा उस वक्त हुई थी। हाँ भद्रलोक की चर्चा भी है कि भाई भद्रलोक तक सीमित है या भद्रलोक का उनको आशीर्वाद नहीं है। और हम जानते हैं कि बंगाल में जब तक भद्रलोक किसी पार्टी को आशीर्वाद नहीं देता, वो पार्टी वहां पर सरकार नहीं बना पाती। लेकिन इस बार जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज जो बीजेपी फेस कर रही है लोगों के हिसाब से, वो है इंटरनल फैक्शनलिज्म। वही बात जो टीएमसी बीजेपी वर्सेस बीजेपी बीजेपी की बात है, लगभग 21% आप बता रहे हैं, 21% 20% बता रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी फेस कर रही है आज वहां पर, वो है। तो टीएमसी की एक क्लियर डिफाइंड लीडरशिप है, ममता बनर्जी प्लस अभी कुछ यंग वोटर्स में अभिषेक बनर्जी, जबकि बीजेपी में ये 3 बड़े लीडर्स हो गए हैं जिनका पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट है, और उनका जो एक जो जो सीएम प्रेफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है 3 लीडर में। कोई एक चेहरा, और जैसा आपने कहा डबल से भी ज्यादा है ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का भी कहीं उसी तरह से पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, और भद्रलोक में जो प्रेसिडेंशियल एरिया है बंगाल का, उसमें उतनी एक्सेप्टेंस उनकी अभी तक नहीं हुई, जो पहले दिलीप घोष के साथ भी प्रॉब्लम थी, और भाजपा ने पहले एक बार ओवरऑल स्वपन मैंने बीजेपी के साथ ही है, ये बीजेपी की प्रॉब्लम है बीजेपी लीडरशिप की बजाय। भद्रलोक वर्सेस बीजेपी जो है शायद वो मैच नहीं करता। जी, स्वपन दास गुप्ता जी को उन्होंने एक टाइम पे कोशिश किया था प्रोजेक्ट करने का, बट वो भी एक्सपेरिमेंट जो है वो चला नहीं। लेकिन सर इसको मैं ये उलट कर सवाल पूछूं इसी को, क्योंकि अब इसी पर हम पहले चलते हैं। बीजेपी की इनफाइटिंग की आपने बात की, शुभेंदु हमारे पास 20% पर वहां पर लीडरशिप में, लेकिन अभी पिछले चुनाव में तो शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हरा दिया विधानसभा चुनाव। एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि वो आई टीएमसी से हैं और वो ममता बनर्जी को हरा दिया उस चुनाव में, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, इस सवाल को अगर ऐसे पूछूं कि यदि टीएमसी प्लस बीजेपी या टीएमसी बीजेपी नहीं होती, केवल बीजेपी बीजेपी होती, तो जो आज ताकत दिखाई देती है बीजेपी की, या 77 सीट्स पर असेंबली में दिखाई देती है, क्या वो ताकत होती विदाउट टीएमसी बीजेपी का जो सेगमेंट हम जिसे कहते हैं? देखिए सर, किसी भी स्टेप्स के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो टीएमसी बीजेपी लेट से, तो जैसे शुभेंदु अधिकारी ने हराया ममता बनर्जी को, तो जब उन्होंने हराया तो एक बीजेपी का वोट ब्लॉक उनको ट्रांसफर हुआ होगा, और वो एक खुद टीएमसी का वोट ब्लॉक
एटलीस्ट अपने सीट पर लेकर के आए, और अन्य सीटों पर भी लेकर के आए होंगे, तभी 3 to 77 सीट्स का जो एक जंप था बीजेपी को देखने को मिला। लेकिन ये स्टोरी है 2016 के चुनाव की, 2021 के चुनाव की, 2021 में 2021 के चुनाव की। अब 21 से 25 का अगर पीरियड देखेंगे, आज का पीरियड देखेंगे, तो इसके बीच जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा का प्रदर्शन जो पहले था 18 सीटें थी, उससे 12 सीटें हो गई, क्योंकि भाजपा अनलाइक अदर पार्टीज एक कैडर बेस्ड पार्टी जरूर है। तो जब बाहर से कोई बड़ा लीडर आता है, उसकी एक्सेप्टेंस कैडर लेवल पर, लोकल लेवल पर जरूर उनको ब्लेसिंग्स है टॉप लीडरशिप की। और आज अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो भाजपा में बंगाल में एक नया अध्यक्ष भी चुना जाना है, वो भी पेंडिंग है। वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो वहां पे चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चुना जाना, राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। बहुत कठिन डिसीजन है कि एक टीएमसी बीजेपी के व्यक्ति को बनाया जाए या हार्डकोर बीजेपी के व्यक्ति को बनाया जाए। ठीक है, तो ये एक मतलब प्रोज एंड कॉन्स है इसका, और इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता किसी भी पार्टी के लिए, है ना। सर इसमें मुझे कंफ्यूजन क्या हुआ, जो सर्वे वो उस पर नहीं कर रहा कि यदि रीजनलिज्म की बात हो, क्षेत्रवाद की बात हो, बंगाली अस्मिता की बात हो, तो वो ताकत विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिखाई देनी चाहिए थी। ममता बनर्जी ज्यादा ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में दिखे, वो दिखी है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कम वोट उनको मिला है, कम सीट मिली है, वोट परसेंटेज भी काफी है उनके पास, 47% के करीब, 40% से अबव है। लेकिन वो 77 सीट बीजेपी को आती है असेंबली सेगमेंट में, असेंबली के चुनाव में, और लोकसभा में वो हार रही है, जबकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है। तो अगर सब नेशनलिज्म जिसे आप कहते हैं या भद्र लोग कहते हैं, तो वो लड़ाई तो असेंबली इलेक्शन में ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ना, कि वहां वो एंटर नहीं करने देती बीजेपी को, वहां बीजेपी एंटर कर जाती है और लोकसभा में हार जाती है। जबकि लोकसभा में तो मोदी मतलब जाहिर तौर पे ममता बनर्जी के बराबर के लीडर तो हैं, बड़े लीडर, यदि आप बंगाल में नहीं माने तो भी बंगाल में भी बड़े लीडर है, नरेंद्र मोदी बड़ा नाम है। देखिए, दो ब्लॉक्स हैं, एक है अब बंगाल में जो ब्लॉक है वो एक है प्रो ममता और एंटी ममता, यही दो ब्लॉक्स है लार्जली आज की डेट में। जो पहले प्रो लेफ्ट और एंटी लेफ्ट ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स थी, अब आज प्रो ममता या और एंड एंटी ममता ब्लॉक की पॉलिटिक्स है। तो हम जरूर 3 to 77 सीट्स देखते हैं कि भाजपा ने काफी अच्छा किया 2011 के चुनाव के कंपैरिजन में, या सॉरी 2016 के चुनाव के कंपैरिजन, 16 के चुनाव के कंपैरिजन में। लेकिन हम टीएमसी ने भी अपना बेस्ट किया, लगभग 75% ऑफ द सीट्स, 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर टीएमसी जीती। हाँ। तो हुआ ये कि लार्जली जो कांग्रेस और लेफ्ट की सीटें थी, या जो उनकी एक टैली थी 40 प्लस अगेन 30 और समथिंग, वो शिफ्ट हो गया आपको भाजपा की तरफ, क्योंकि भाजपा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गर ऑल्टरनेटिव टू ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हुई, 230 से ऊपर सीटें आई, और वो तो सीट ज्यादा आई, 47% वोट शेयर, हाईएस्ट इन द। मेरा सवाल दूसरा था सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, सब नेशनलिज्म वहां पर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सब नेशनलिज्म ही, उसे आप कहेंगे बंगाली अस्मिता का जो मसला है या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हो, उससे लड़कर भारतीय, मैं ममता जी को छोड़ दो, ममता जी के तो हमने कहा कि वो ताकतवर रही हैं, वो 77 सीट्स पर बीजेपी आ जाती है। उसके बाद आपने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के वोट को ले लिया, मान लिया, लेकिन फिर लोकसभा में वो क्यों मिस करती है? क्या ऐसा फैक्टर है? क्योंकि सब नेशनलिज्म की फाइट तो विधानसभा चुनाव में ज्यादा बड़ी होती है लोकसभा चुनाव के हिसाब से, मेरे ख्याल से। आप बताएं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें मुझे। नहीं, ऑफ कोर्स सब नेशनलिज्म एक विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, लेकिन हम जब 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, ये दोनों चुनाव को अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं लोकसभा चुनावों का, तो 2019 का लोकसभा चुनाव आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक्स, तो एक नेशनलिज्म, जो हम सब नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म फर्बर स्ट्रांग था। यस, मोदी अपने पीक पर थे और 2019 स्पेशली, हाँ, और एक रिपीट परफॉर्मेंस मांग रहे थे,
वहां पर, जहां उनकी आई थिंक 3 या 4 सीटें थी, जो कि बढ़ करके 18 सीटें, 18 हो गई। 18 हो गई। अब जब ये 2024 का चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में व्हाटएवर सेड एंड डन, विपक्ष संगठित हुआ और ममता बनर्जी उस इंडिया ब्लॉक का एटलीस्ट नेशनल लेवल पे हिस्सा थी, भले ही लोकल लेवल पे अलायंस उनका नहीं था। एंड फ्रॉम एंड नेशनलिज्म फर्वर पे चुनाव लड़ा नहीं गया, चुनाव चला गया 400 पार और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी भाजपा का। तो वहां पे कहीं ना कहीं सब नेशनलिज्म काम आया, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में डिफाइंड क्लियर लीडरशिप थी नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल चेहरे के साथ इंडिया ब्लॉक गई नहीं थी। और ममता बनर्जी को अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता करके बंगाल भेजती और अगर इंडिया ब्लॉक जीत जाती, हम देख रहे हैं फासला सीटों का बहुत कम है, अगर बिहार में नीतीश कुमार इधर नहीं आए होते और नायडू के साथ अलायंस नहीं होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो उस परिवेश में हमको वो रिजल्ट देखना पड़ेगा कि लोगों ने टीएमसी यानी ममता बनर्जी को एज ए प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी देखा। भेजा कि भाई इंडिया ब्लॉक अगर जीतती है तो हम अगर 30, 35, 40 सीटें जीत के आते हैं तो सबसे बड़ा दल होते हैं कांग्रेस के बाद या कांग्रेस के बराबर, क्योंकि कांग्रेस तो उस वक्त 40, 45, 50 सीटों पे, 52 सीटों पे जीती थी। किसी को नहीं पता था कि भाई 99 सीट तक वो पहुंचेगी। इसमें जो लीडरशिप की बात बीजेपी की आपने की, बहुत अच्छे से आपने इस बात को डिफाइन किया कि एक बीजेपी टीएमसी बीजेपी है, एक बीजेपी बीजेपी है। आपके सर्वे में कहते हैं कि 17% लोग अभी भी लीडरशिप इशू पर की लीडरशिप वहां पर नहीं है। क्या लोगों ने आपको बताया कि उन्हें टीएमसी बीजेपी वाला लीडर चाहिए बीजेपी के लिए, या बीजेपी बीजेपी वाला चाहिए? नहीं, ये तो अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्ट हो जाता है जब हम चीफ मिनिस्टीरियल चेहरे का सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट जो सबसे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल चेहरा आता है भाजपा का, वो शुभेंदु अधिकारी का है। और वो इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ वहां से शिफ्ट किया, बट उन्होंने एक्चुअली ममता बनर्जी को 2016 में इतने बड़े मैंडेट जब मिला उनको, उसके बाद भी वो चुनाव कराया। तो कई बार ये भी है भाई, ये भी कहावत है कि भाई लोहा ही लोहे को काटता है, करेक्ट। तो ये बात भी है कि भाई अगर आपको टीएमसी को हराना है तो टीएमसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वो चाहिए। आप करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व की एक लिमिट है, नेशनल लेवल पे भी लिमिट है। हमने देखा है इस चुनाव में वो एविडेंट हो गया। तभी हम देख रहे हैं कि कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे पे भी जब भाजपा जिसके फेवर में नहीं हुआ करती थी, आज उसको कराने के लिए राजी हुई है, क्योंकि हिंदुत्व हैज अ लिमिटेशन एंड दैट लिमिटेशन, एटलीस्ट थोड़ा हट के बात कर रहे हैं हम लोग, नेशनल लेवल पे 25 से 27% वोट शेयर है, जिससे आप सिंपल मेजॉरिटी किसी भी चुनाव में आपको नहीं आ सकती लोकसभा लेवल पे। तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है। On the top of that, so Hindutva, religious polarization, Narendra Modi schemes. On the top of that, perhaps Suvendu Adhikari brings that TMC element, TMC style of politics to counter Yes. TMC in a very polarized election. आपने भी बहुत अच्छा फिर एक फ्रेज यूज किया कि लोहा लोहे को काटता है। हालांकि बीजेपी ने जो अपना लोहा का हथौड़ा था कैलाश विजयवर्गीय का, वो तो वापस इंदौर रवाना कर दिया था। लेकिन मैं इसको दूसरे रेफरेंस से समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों के लिए दरवाजे तो खुले होते हैं आने के लिए, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो उनको स्पेस देने में उनका जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिज्म का मतलब कि भाई रियल बीजेपी अकेले पूरे देश भर में, हिमंत बिस्वा शर्मा अकेले उदाहरण मुझे अभी याद आते हैं। आपको कोई और याद आता है तो बताइए, जिनको बीजेपी ने स्पेस दी पावर की। बाकी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लें और आरपीएन सिंह को देख लें, मिलिंद देवड़ा तो खैर नहीं आए, जो दूसरे जितिन प्रसाद के बेटे थे, जितिन प्रसाद, उनको देख लें, या राजस्थान में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आए। तो उनकी एंट्री एक लिमिटेड स्पेस में होती है। इस रेफरेंस में मैं फिर से आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आपके रेफरेंस का मतलब हो गया शुभेंदु अधिकारी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन लीडर वो रहेंगे इलेक्शन के? आपको ऐसा लग रहा है? मतलब सीएम फेस यदि मैं कहूं बीजेपी की तरफ से तो शुभेंदु अधिकारी होंगे। देखिए, जितने भी लीडर्स बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट
किए हैं पिछले 10 सालों में भाजपा में सुकांता मजूमदार हो, दिलीप घोष हो, शुभेंदु हो, सर्वे क्लियरली दिखाता है कि भले ही वो उनकी पॉपुलैरिटी लेट्स से हाफ ऑफ ममता बनर्जी है, लेकिन बीजेपी लीडर्स में उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और नियरेस्ट राइवल से डबल से ज्यादा है, विच इज सुकांता मजूमदार से डबल से भी ज्यादा है। तो क्लियर सीएम फेस जो है, मुझे लगता है गिवन द डेटा, गिवन एवरीथिंग, और क्योंकि उन्होंने एक जायंट किलर वो हैं भी, उन्होंने हराया भी हुआ है चुनाव, उनके साथ ही भाजपा चुनाव में एज अ सीएम फेस जाएगी। अब जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी, जब बीजेपी में कोई बाहर से आता है तो वो शीर्ष पद पे, अगर आप आसाम छोड़ लें तो उसके अलावा हमारे पास कोई एग्जांपल्स नहीं है। तो थोड़ा क्रिकेट की एनालॉजी में अगर हम समझे, और ये सिर्फ फॉर्म के बेसिस पर है, कि मान लेते हैं आज कोई प्लेयर लेट्स से वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अगर हम ये माने कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है वो 2020 के लीग्स के स्टाइल की होती है, और वहां से कोई प्लेयर आज भारत की टीम में आता है, तो क्योंकि भारत की टीम में ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स हैं या ऑलरेडी बहुत सारे स्टार प्लेयर्स हैं, उस शीर्ष पद तक पहुंचना आउटसाइडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंच स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो टैलेंट पूल है, या यहाँ पे जो लीडर्स की संख्या है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर पार्टी, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ऑफ कोर्स और भी अदर कारण। लेकिन आईपीएल में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है तो फिर आपको करना पड़ता है। ऑफ कोर्स आईपीएल में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि भाई बहुत सारा स्टेक वहां पर आपका लगा हुआ है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा एक एग्जांपल है कि शीर्ष पद तक पहुंचे हैं, और जो अन्य लोग भी आए हैं। अब ज्योतिराज सिंधिया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी वो चीफ मिनिस्टर थे या कांग्रेस में वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन वो आए तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए थे ना। अब ये भी मतलब अटकलें हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए थे, हो सकता है उनका एम्बिशन होगा, लेकिन जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर दूसरे पार्टी में है नहीं ऑलरेडी, या एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में नहीं है, उसको वो बड़ी पार्टी में आके चीफ मिनिस्टर बने, ऑफ कोर्स एम्बिशन उनका हो सकता है। तो शायद वो, और वहां की हमको पता ही है कि भाई मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स भी थोड़ी अलग है, ओबीसी पॉलिटिक्स है लार्जली, एटसेट्रा। सर 3 सवालों को मैं एक साथ जोड़ के देखना चाहता हूं अपने सर्वे में। जो 2 सवाल तो हैं कि एक करप्शन डोमिनेंस की जो बात है कि वहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में 60% जो लोग हैं वो टीचर्स रिक्रूटमेंट जो स्कैम है उसको लेकर बड़ा परेशान, बड़ा घोटाला उसे माना गया, जिसको लेकर सरकार में भी बहुत परेशानी। और दूसरा जो आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी का जो संकट है वायलेंस को लेकर, संदेश खली का है और सब चीजों का चर्चा है, तो वो 49% है, और डेंटेड इमेज जो है वो उससे हुई है ममता बनर्जी की। और तीसरा सवाल भी मैं इसमें जोड़ लूं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट 54.9%, 55% माइनॉरिटी अपीजमेंट माना जाता है। अब यदि हम तीनों इश्यूज को जोड़ लें तो वो बीजेपी ममता बनर्जी को कमजोर करते हैं एक तरह से। माइनॉरिटी अपीजमेंट को छोड़ दें तो मान लीजिए 2 इश्यू जोड़ लें, करप्शन को और क्रेडिबिलिटी को, तो लेकिन उसके बाद जो अपना अगला सवाल होता है कि बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स में, तो आपने बहुत साफ तरीके से निराश किया बीजेपी को, मतलब सर्वे निराश करता है कि कैन नॉट डिफीट ममता, 51.8% लोग कहते हैं। एबिलिटी टू चैलेंज जो है वो 30% है। तो ये जब इतनी सारी बातें आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है 53%, फिर करप्शन का डोमिनेंस है 60%, फिर क्रेडिबिलिटी का झगड़ा है 49%, और उसके बाद भी यदि इस सब को देखकर भी बीजेपी के पास ये मौका, और तीसरी बार है जब 77 से मतलब बढ़ा ही है बीजेपी, कम नहीं हुआ, वो 12 भी कह लें तो भी कमजोर नहीं हुई है बीजेपी बहुत तरीके से। उसके बाद भी बीजेपी को आप कहते हैं कि कैन नॉट डिफीट ममता जी, 51.8%, 52% लोग कह रहे हैं। इसका मतलब तो हुआ कि ममता जी नहीं जा सकती अभी के हिसाब से, तो यही लग रहा है। क्योंकि देखिए सर्वे में ऑफ कोर्स हम लोग क्वेश्चंस 5-10 सर्वे को डिस्कस कर सकते हैं ना, होगा वही कह रहा हूं, 10-15-20 सवाल, और
तो जो उसका निष्कर्ष है वो एक्चुअली टोटलिटी में हमको देखना पड़ता है, ये देखने की जरूरत होती है। अब ठीक है, अगर हम करप्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंडाइटमेंट दिया है और वहां पर उन टीचर रिक्रूटमेंट्स को कैंसिल भी किया गया है। प्लस हमने देखा कि आरजी कार का जो मामला था, संदेश खाली का जो मामला था, या जो मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ है, इसके मुर्शिदाबाद में बाद काफी एक एक एंगर वहां पर है। अब इन दो क्वेश्चंस में एक रीसेंसी बायस रहेगा ही। जब भी हम रीसेंट इवेंट के ऊपर कोई सवाल पूछते हैं तो उसमें एक रीसेंसी बायस होता है। हो सकता है कि 10 महीने बाद अगर हम ये सवाल पूछें तो नंबर कुछ और आए, क्योंकि कुछ और इवेंट्स माइट स्टार्ट टू डोमिनेट। करेक्ट। एक इवेंट को आप बहुत लंबा खींच नहीं सकते अनलेस कि विपक्ष में उतनी ताकत है कि वो एक ही मुद्दे को खींचती। तो बड़ा बड़ा ऑब्वियस है, आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई करप्शन मुद्दा है या, क्योंकि जो मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ, जो एंटी वक्फ प्रोटेस्ट आप उसको कहें, वो किसी और राज्य में हुआ नहीं इस लार्ज स्केल पे, या शायद हुआ ही नहीं होगा। हाँ, वैसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पर वैसा गवर्नमेंट सपोर्ट भी एक तरह से कर रही थी। हाँ, तो एक 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 डिसकंटेंट है कि हाँ भाई ठीक है, ममता बनर्जी इतनी बड़ी लीडर हैं तो उनके राज्य में ऐसे लार्ज स्केल वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लॉ एंड ऑर्डर भी उनकी जिम्मेदारी है, तो शांति रहनी चाहिए, तो वो भी उनकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी भी है लोगों में कुछ रिसेंट इवेंट्स को लेकर के। तभी हमने देखा ममता बनर्जी ने भी लार्ज स्केल चेंजेस भी किए हैं अपने संगठन में कुछ संगठन में कुछ हाँ, कुछ दिनों पहले, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि 3 बार से लगातार जीतने वाले, अब वो नंबर मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, 70-80 एमएलए हैं लगभग, तो एक एक नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होती है। इन सब के बाद भी जब हम पूछ रहे हैं कि भाई सीएम कौन होना चाहिए, तो ममता, क्योंकि उनकी एक पॉपुलैरिटी है, तो बीजेपी और सरकार फॉर्मेशन के बीच में वो एक एक दीवार वो एक बनकर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर का भी वो होता है, थोड़ा सा उसको भी आपको उसका मानना भी चाहिए। हाँ, कॉल आता है, हाँ, लेकिन लार्जली वो एक डिफरेंस है हाँ, दोनों पार्टीज के बीच में, वो एक डिफरेंस है। सो नाराजगी है, करप्शन है, महिलाओं में भी थोड़ा एक असंतोष बढ़ा है, क्योंकि महिलाओं में अगर आप देखें तो नॉर्मली माना जाता है कि महिलाओं में सपोर्ट ज्यादा है, बट महिलाओं में रिसेंसी बायस की वजह से भी थोड़ा ये सपोर्ट कम हुआ है अभी ममता बनर्जी को लेकर के। लेकिन ऑल इन ऑल, क्योंकि बीजेपी में इनफाइटिंग है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, वो बंगाल को समझते नहीं है, उनके पास एक रेजोनेटिंग मैसेज नहीं है, ना उनके पास एक करिश्मेटिक लीडर है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे कि इश्यूज हैं, लेकिन ये इश्यूज इस लेवल पे नहीं पहुंची हैं कि पब्लिक कहे कि भाई इस सरकार को बदल दिया जाए और किसी और चीफ मिनिस्टर को गद्दी थमाई जाए। एंटी इनकम्बेंसी है तो मैसेज दे रही है पब्लिक, एक ये भी होता है कि मैसेज दे रही है एंटी इनकम्बेंसी है, व्हिच मींस दैट ममता विल हैव टू रिप्लेस एमएलएस, हाँ, रिप्लेस रिप्लेस कर चेंज देती है, कुछ तो बदलिए वो कुछ करिए। न्यूट्रलाइज होता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट हो सकता है न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो जब हम ये सवाल पूछते हैं लेट्स से चुनाव के आसपास मतलब और आप कह रहे हैं लोगों को अभी नहीं लग रहा कि सारे घर के बदल देने की जरूरत है। हाँ, हाँ, एक वो मैसेज भी दे रहे हैं कि इश्यूज है, ममता इशू पॉपुलर है, लेकिन टेकन मतलब वोटर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड। आई थिंक ये मैसेज 2024 लोकसभा का सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है ये है, और अन्य चुनावों में भी, जो उसके बाद के भी चुनाव हुए, कि भाई विपक्ष भी ग्रांटेड नहीं ले सकता कि अगर तो हम ग्रांटेड नहीं लें कि वो अयोध्या के बाद मिल्कीपुर में भी हरा देता है, तो उसके जी, मालूम। सर, इसी में जब आपने कहा कि रिसेंट इवेंट्स का थोड़ा सा असर रहता है, तो इसको यदि मैं दूसरे तरीके से देखूं कि संदेश खली हुआ, दिल्ली में हम लोग बैठते हैं तो हम तो और दूसरी दुनिया में रहते हैं, हमारा तो कोई जमीन से लेना देना नहीं। तो दिल्ली में जो बैठे लोग थे उनका संदेश खली का बहुत असर पड़ेगा, लेकिन संदेश खली में क्या नतीजा है वो आपको पता है। फिर एक दूसरा बड़ा उदाहरण है महुआ मोइत्रा, जिसको लेकर एक इमेज इशू तमाम तरीके की बातें हुई। उसके बाद महुआ मोइत्रा को भी आपने 2024 में देख लिया। तो और तीसरी बात जो मैं आपसे गंभीर से समझना चाहता हूँ, करप्शन डोमिनेंस की बात हम करते हैं। यदि रिसेंट इलेक्शंस में देखें तो कर्नाटक के अलावा कभी भी कोई करप्शन जो है वो इशू हमारे इलेक्शंस में नहीं बन पाता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बन रहा है? ये करप्शन भी लार्जली दो लेवल्स ऑफ करप्शन, पब्लिक को जो हायर असर लेवल डाल। ऑफ करप्शन है, हायर लेवल ऑफ करप्शन है, उसका कोई खास असर नहीं होता। तभी हम देख रहे हैं मेरे हिसाब की, जब
कांग्रेस पार्टी अदानी ग्रुप को इतना टारगेट कर रही है, उनकी एलिजेड दोस्ती मोदी के साथ और मोदानी का आरोप और सारे एसेट्स उनको मिल रहे हैं, उससे हमारे आपके लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, ये स्टोरी वो समझा नहीं पा रही, अगर हो रहा है तो पीपल आर नॉट लार्जली वरीड अबाउट लार्ज स्केल करप्शन, क्योंकि उनके जेब से पैसे नहीं जा रहे और उनका लाइफ होता है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट, बट डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है उसको समझा पाना मुश्किल है। तो पब्लिक लार्जली लोअर लेवल करप्शन, जब वो काम कराने जा रहे हैं, अपना कोई डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, इस लेवल के करप्शन से उन्हें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आप इस पे कह सकते हैं कि 2014 में हायर लेवल ऑफ करप्शन एक मुद्दा बन गया था, 2G CWG, तो उसका श्रेय हमको भाजपा को देना पड़ेगा कि भाजपा उन्होंने उसको इशू बनाया और उसको समझा पाया लोगों को कि भाई कैसे आपके लाइफ पे फर्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे अभी लोअर लेवल करप्शन तो है, बंगाल में करप्शन है, इसीलिए हमने देखे हैं लार्ज स्केल चेंजेस हुए हैं, और ममता बनर्जी भी अवेयर हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के बाद थोड़ी जरूर इसके ऊपर चर्चा वहां हुई होगी। अभी देखना पड़ेगा कि ये मुद्दा विपक्ष कैसे उठाता है, कि भाई मुद्दे तो हैं, लेकिन उन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाना और चुनावी मुद्दा बना करके पीक तक पहुंचाना, पीक तक पहुंचाना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, नंबर 2 पार्टी जो भी होती है वो नंबर 1 पार्टी को सिर्फ नंबर 3, 4, 5, 10 पार्टीज का वोट लेकर के नहीं हरा सकती। नहीं बात, नंबर 1 पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारना पड़ता है, यानी बीजेपी को टीएमसी के वोट में यहाँ सेंध मारना पड़ेगा। वो कांग्रेस लेफ्ट का वोट सब ऐड भी कर ले तो नहीं हरा सकते, वो भी नहीं हरा सकते। तो तो ये करप्शन संभावना आपको दिख रही? अभी नहीं दिख रही, अभी नहीं दिख रही, क्योंकि वो साफ हमें दिख रहा है। एक जो सवाल हमने पूछा है, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि भाई क्या भाजपा इन सभी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए क्या भाजपा आज टीएमसी को हरा सकती है? तो एक सिग्निफिकेंट नंबर, मेजॉरिटी नंबर कह रहा है नहीं, और उसके कारण भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए, उसके जो चैलेंजेस हैं, प्लस ममता की उनकी एक पॉपुलैरिटी है। जैसे आपने कहा कि इशू बना सकते हैं, तो जो आपने एक सवाल पूछा है कि नैरेटिव लॉस है 20%, तो मतलब बीजेपी तो यहाँ पर फेल ही होती दिख रही है ना, वो नैरेटिव नहीं बना पा रही आज की तारीख में, एज ऑफ नाउ। यदि हम देखें, जो आपने कहा कि भाई करप्शन है या क्रेडेंशियल्स की बात है, वायलेंस की बात है, अपोजिशन या जो पार्टी उसको इशू बनाती है, पीक पर पहुंचाती है, कंसोलिडेट करती है। तो आज बीजेपी की तो सबसे बड़ी कमी लीडरशिप की या इनफाइटिंग के बाद नैरेटिव लॉस की है। जी, तो वही एक जो रेजोनेटिंग मैसेज है, क्या है वो मैसेज भाजपा का वहां पर? आई थिंक इसको भी लेकर के पार्टी में भी कंफ्यूजन है। क्या ये रिलीजियस पोलराइजेशन है, या ममता माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं, ये है? क्या ये हिंदुत्व है, या लोकल इश्यूज का मुद्दा है, या क्योंकि लोकल लीडरशिप अभी उतनी इफेक्टिव नहीं दिख रही, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे, उनके चेहरे पे, उनके स्कीम्स और उनके डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड पे वोट मांगा जाए? तो अभी ये कंफ्यूजन है भाजपा में। वहां पर एक नया स्टेट प्रेसिडेंट आना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आई थिंक अभी पीसेस ऑफ बीजेपी स्ट्रैटेजी वहां पर इन प्लेस नहीं है, क्योंकि पार्टी में भी एक ये कंफ्यूजन है कि लोकल लेवल की लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाए या सेंट्रल लीडरशिप प्लस लोकल लीडरशिप, क्योंकि दोनों मिला करके हो सकता है ममता बनर्जी को वहां पे चैलेंज कर पाए। बट जो नैरेटिव है, जैसे आपने एक संदेश खाली का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, तो संदेश खाली के टाइम पे ऑफ कोर्स सेंटिमेंट था, तभी कोई एक मुद्दा बनता है, बट उसको नैरेटिव बना पाना या उसको एक एक होल्ड कर पाना, क्योंकि मुद्दा हुआ है अब 1 साल पहले, यानी चुनाव से 2 साल पहले, तो 2 साल तक किसी मुद्दे को होल्ड कर पाने की एक टीम चाहिए आपको, एक संगठन मजबूत चाहिए, और एक रिलेंटलेस उसी मुद्दे को आपको पुश करने की जरूरत है, तभी वो मुद्दा जाकर के कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। फिर आरजी कार हुआ, ठीक है, तो फिर आप हो सकता है कि महिला सेंटिमेंट हम देखेंगे भी थोड़ा पुरुषों के मुकाबले कम है ममता बनर्जी के फेवर में, जो कि यूजुअली उल्टा होता है, ठीक है, पर उसमें रिसेंसी बायस है। बट फिर क्या आरजी कार भी आज एक शायद एक एक एक, एक कल तक पुरानी एक अगले साल तक कितना सस्टेन करेगी? हाँ,
और आज के डेट में ही शायद एक पुरानी बात हो गई, करेक्ट, क्योंकि उसको उसको होल्ड नहीं कर पाई पार्टी। होता ये भी है कि जब इश्यूज बहुत सारे आते रहते हैं वन बाय वन, जैसे आरजी कार हुआ, आपने उसको एक के रेज बाद किया, एक चलता है। फिर मुर्शिदाबाद वायलेंस हुआ, आप उधर डाइवर्ट हुए, आप उसको रेज करना शुरू करते हैं, फिर करप्शन, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है, करेक्ट, आप उधर भी डाइवर्ट होते हैं। लेकिन एज एन ऑपोजिशन पार्टी आपके लार्जर मैसेजिंग में कौन सा मुद्दा बैठता है, कौन सा मुद्दा बैठ रहा है, वो आपको पिक एंड चूज करके उसको पुश करते रहना पड़ेगा। मुद्दे तो आते रहेंगे और आप डाइवर्ट होते रहेंगे एज एन ऑपोजिशन पार्टी, लीडरशिप, रेगुलरली क्या फॉलो करना है। जी लीडरशिप जो इशू आपने बताया, उसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, कि दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ भी 15 साल से केजरीवाल साहब की सरकार थी और उससे भी ज़्यादा मजबूत सरकार थी, और बीजेपी के लिए परेशानी थी कि वहाँ पर कोई लीडरशिप ही नहीं थी पिछले 15 साल से। इनफैक्ट आज सरकार बन गई तब भी कोई लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो एक बड़ा चुनाव जीत लेती है। तो क्या ऐसी संभावना आप वेस्ट बंगाल में नकारते हैं? मैं इसको नकारता नहीं हूँ, ऐसी संभावना हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्ट्रैटेजी। होता क्या है कि अब हमने इसमें भी ये सवाल नहीं पूछा है, बट आपने कल शायद एक इंक इनसाइट का सर्वे जब दिखाया है, जी। तो बिहार के ऊपर, तो उसपे क्या होता है कि जब भी हम ये सवाल पूछते हैं, और ये मेरे लिए भी, अब मैं ये हमेशा रेस करता हूँ और मैंने ही इसमें नहीं डाला है, ऑफ कोर्स ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ क्वेश्चंस, यस। कि आप सीएम किसको देखना चाहते हैं, और वो जो भी नंबर आता है उसको हम बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज करते हैं। उसके बाद हमेशा फॉलो अप क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने लोग सीएम फेस के आधार पर वोट डालने वाले। हाँ, क्योंकि दिल्ली उन्हीं में की भी हुआ वजह कि से केजरीवाल ही सबसे पॉपुलर फेस थे, वहां तो कोई दूसरा फेस ही नहीं था। पॉपुलर फेसेस हारते हैं, हार चुके हैं पहले। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे 2018 में सीएम रेस में आगे थे, हारे, ठीक है। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, सीएम रेस में आगे थे, फिर भी वो चुनाव हारे, ठीक है। तो सीएम चेहरा एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कितने लोग सीएम चेहरे के आधार पर वोट कर रहे हैं। वोट कर रहे हैं। और आप 2024 भी देखें, प्राइम मिनिस्टर आगे हैं मोदी जी राहुल गांधी जी से, लेकिन सिर्फ 10% लोग प्राइम मिनिस्टर चेहरे के वोट पे के बेस पे वोट कर रहे हैं। इसका मतलब 90% किसी और चीज पे कर रहे हैं। यहाँ भी वो नंबर अगर पूछा जाए तो 15-20% के आसपास आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इस बात को समझते हुए भाजपा ने, जब आपके पास कोई चेहरा नहीं होता है, तो प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव ना करके भाजपा ने वो सीट बाय सीट चुनाव लार्जली किया। तो कोई भी इनकम्बेंट सरकार जो है वो सीट बाय सीट चुनाव नहीं लड़ सकती, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है लड़ना, क्योंकि वो चेहरा और स्टेट लेवल अचीवमेंट्स और मैनिफेस्टो, एक स्टेट लेवल नैरेटिव के ऊपर चुनाव लड़ती है। 2024 का भी अगर आप चुनाव देख लें, जैसे ही चुनाव लोकलाइज हो जाएगा, वैसे ही हम कहते हैं कि भाई स्टेट इलेक्शन इज लोकलाइज्ड, लोकल पंचायत लोकल इलेक्शन, यस। हाइपर लोकलाइज्ड, करेक्ट। यस। तो जब तक आप एक स्टेट इलेक्शन को लोकलाइज नहीं करें और उसको कर दें प्रेसिडेंशियल, फिर आप अगर शुवेंदु को बढ़ा दें कि भाई शुवेंदु इज द सीएम फेस, और शुवेंदु के चेहरे पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी करेगी, अगर आप ये स्ट्रेटेजी करेंगे तो नहीं चलेगी। एज अ विपक्ष, जब तक आप सीट बाय सीट नहीं चलेंगे, अगर आपके पास लीडर नहीं है वैसा कैरिस्मेटिक, हाँ यही अगर 40-40% दोनों का आ रहा है तो ठीक है, आप एक नहीं, लेकिन बैटल कर। उसमें तो ऑर्गेनाइजेशन भी उतना मजबूत होना चाहिए। क्या बीजेपी इतनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल में? देखिए पहले कंपैरिजन में तो मजबूत है, पहले कंपैरिजन में हम देखें तो बीजेपी का संगठन वहां मजबूत हुआ है। ऑफ कोर्स टीएमसी लेवल का संगठन नहीं है, लेकिन यहां भी अगर हम देखेंगे आप, तो तो टीएमसी का भी जो संगठन है, जब जब टीएमसी मजबूत होती गई पार्टी, तो जो मजबूत लोग पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्षेत्र के हैं वो सीपीएम से टीएमसी में शिफ्ट हुए, पहला जो जो शिफ्ट हुआ। और जो आइडियोलॉजिकल वोटर बचा वो सीपीएम के पास बचा। और जैसे ही उसने देखा कि भाई भाजपा शायद आज पोजीशन में है, तो एक एक अनदर लेवल ऑफ शिफ्ट हुआ ऑफ सीपीएम, लेट्स से वोटर्स हाँ, और कैडर टुवर्ड्स। 2019 में वो बड़े तौर पर थे। जी, तो आपने एकदम सही सवाल पूछा है। इस चुनाव में भाजपा अगर इसको प्रेसिडेंशियल बनाती है,
तो उससे ममता बनर्जी और टीएमसी को ही फायदा होगा। जब तक आप सीट बाय सीट इलेक्शन, उस एमएलए के खिलाफ इलेक्शन कि भाई ये एमएलए नॉन परफॉर्मर है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए थर्ड टर्म से ऊपर है, या इस क्षेत्र में ये इश्यूज है, आप अगर वो वैसा चुनाव लड़ेंगे जो कि उनके स्टाइल के विपरीत है, दिल्ली का चुनाव मैं इसलिए कहता हूं कि बीजेपी के स्टाइल के विपरीत है, इवन हरियाणा का चुनाव बीजेपी के स्टाइल के विपरीत है, जहां प्राइम मिनिस्टर भी उतने रैलीज नहीं करते, नायब सिंह सैनी को भी ऐसा मतलब बहुत प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, करेक्ट, कि भाई ये कूड़ा को टक्कर देंगे। और नहीं, लेकिन विपक्ष दिल्ली में ये था ना, दिल्ली में बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पुराना है, मतलब लीडरशिप नहीं थी वहां पर, पार्टी, और पार्टी के अलावा मुझे लगता है वोटर भी वहां पर था। अब जैसे वेस्ट बंगाल में भी देख लें कि कांग्रेस का वोटर तो कुछ तो होगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस का वोटर डिसअपियर हो गया, लेकिन लीडर नहीं है वहां पर उसको। एक सवाल जो मुझे लग रहा है, पता नहीं आपने शायद इसमें पूछा कि नहीं, मुझे नहीं नजर आया, कि क्या आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी, जैसे हमने अभी लोकल की बात की, तो नेशनल लेवल पर बीजेपी यदि लीडरशिप को नहीं करे तो हिंदुत्व के एजेंडा पे क्या ये इलेक्शन लड़ा जा सकता है 2026 का, या हिंदुत्व वर्सेस सब नेशनलिज्म पर ये इलेक्शन होगा? कि बीजेपी जरूर ये हिंदुत्व वर्सेस सब नेशनलिज्म या हिंदुत्व वर्सेस इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर इनसाइड ये ट्राई कर चुकी है, मैं कह रहा हूँ, ये तो ट्राई कर चुके हैं आप 2021 के चुनाव में। चुनाव नहीं, मतलब लेकिन अब आज की तारीख में, क्योंकि अब उनको सबसे ज्यादा लगता है कि ये समय है, जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय सही समय है, तो क्या ये बीजेपी के लिए यही समय है, सही समय है? नहीं, यही समय सही समय तो जरूर है, क्योंकि 15 साल ऑफ 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 टेनर हो जाएगा टीएमसी का, और एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होती है। हालांकि बंगाल में बहुत लंबे लंबे टेनर की सरकारें हैं, लेकिन हमने देखा है कि 34 साल रहे हैं, अभी तो आधा हुआ है ममता बनर्जी का। हमने देखा है कि गुजरात में आप देखिए ना, 90 से बीजेपी चल रही है, हाँ, ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि चल ये रही है जो लगातार। चौथा टर्म होता है, या ये जो 15 साल के बाद का जो है टर्म होता है, वो एक डाइसी टर्म, या उसके ऊपर का जो टर्म होता है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार के लिए भी रहेगा, वो एक डाइसी हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई 15 साल से ऊपर वाले सीएम्स अगर आप देखें, जब वो दोबारा लड़ते हैं, तो आसाम में तरुण गोगोई हारे, 15 साल से रूल कर रहे थे। शीला दीक्षित दिल्ली में, शीला दीक्षित हारी, नवीन पटनायक हारे, ठीक है, उनका तो 25 साल का 25 साल 24 साल का 24-25 साल का टेनर हो गया था, 15 तो नहीं बट 10 साल से हुडा थे, ठीक है। तो ये 15 प्लस अबव वाला थोड़ा एक एक डाइसी किसी के लिए भी हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि जो 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 स्पैन है, जो ये 34 साल का एक 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 टेनर लेफ्ट ने वो अब किया, संभव नहीं है, वो अब डिफिकल्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अवेयरनेस, लिटरेसी लेवल, सोशल मीडिया। सोशल तो मीडिया आज, में। हाँ, तो वो उतना होल्ड कर पाना मुश्किल है। तो बीजेपी के लिए यहाँ एक स्ट्रैटेजी नहीं चली, क्योंकि जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी काम करते हैं तो आप स्ट्रैटेजी भी मतलब आप तीर चलाते हो, ठीक है, 4-5 तीर आप चलाते हैं। हिंदुत्व हो सकता है, जैसा आपने कहा, सब नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए शुभेंदु प्लस मोदी वर्सेस ममता हो सकती है, डबल इंजन की सरकार हो सकती है, जो सिमिलर मुद्दों को उठाए। तो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा, क्योंकि हिंदुत्व की लिमिटेशन है यहाँ पर, एक डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज भी है भाजपा के साथ, वॉट एवर सेड एंड डन, क्योंकि 27% तो 2011 में आबादी एज पर सेंसस मुस्लिम समाज की है, और बहुत ज्यादा रिलीजियस पोलराइजेशन इस राज्य में है। तो ममता बहन, और क्योंकि इस 27% में लेफ्ट और कांग्रेस का आज की डेट में कोई खास टेक नहीं बचा है जो इस वोट को डिवाइड कर रहा हो, तो टीएमसी स्टार्ट्स विद 25% एटलीस्ट इन एनी इलेक्शन। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो कहा अमिताभ जी ने कि अंगूर तो लटके हुए हैं बीजेपी के लिए, अब वो खट्टे हैं या मीठे हैं ये देखना बाकी है। और क्या हमारी इतनी हाइट है कि जो अंगूर ऊपर जो 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 पेड़ पे लटके हुए हैं, क्या हम उसको नीचे से ही छलांग मार के खींच सकते हैं, या हमें उस पेड़ पे चढ़ने की जरूरत है? और बरसात का मौसम है, कहीं पेड़ पे चढ़ने के इसमें अगर आप और आपकी टांग ना टूट जाए तो
ये भी एक चैलेंज जरूर रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। देखते हैं, अभी तो शुरू हुआ है बंगाल का इलेक्शन भी, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत मुबारकबाद। चर्चा करते रहेंगे, देखते हैं कि क्या होता है आगे, किस तरह से चलता है बंगाल भी और बिहार भी किस तरह से चल रहा है। अभी तो 2 इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं ही, खास तौर से पहले बिहार की बारी है, फिर बंगाल की बारी है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू नमस्ते। सर, थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम के लिए